जोहार। टीएसआई लक्ष्मण में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। वो साम्राज्य जो भारत का जिस समय आपका एक प्रकार का स्वर्ग कहा जाने जाता था, आज हम लोग जानने वाले वही बंगाल के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा कि जिस समय बंगाल साम्राज्य चल रहा था, वह उस समय का टाइम की हम बात कर रहे हैं जिस समय भारत में मुगल साम्राज्य था। वही वो मुगल साम्राज्य जहाँ पर आपने पढ़े होंगे बड़े बड़े सुरवीर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बड़े बड़े शख्स जिनके द्वारा बोली गई हर बात पर लोगों का अमल किया जाता था। उनकी द्वारा बोली गई हर बात किसी के द्वारा मिटाना या उसको ना मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। उनकी हर बात पर जैसे लक्ष्मण रेखा जैसी तीर खींची हुई होती थी, इसको उल्लंघन करना नामुमकिन था। इतने बड़े साम्राज्य के अंतर्गत होने वाला बंगाल कैसे अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र करने के साथ ही साथ यहाँ पर कैसे मुगलों को टैक्स देना भी बंद कर दिया। और वही वो बंगाल है जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे महज 3000 सेनाओं के साथ मिलकर इतने बड़े साम्राज्य जहाँ 50,000 सैनिकों की ढेर लगा हुआ करती थी, जो उस समय के कामधेनु गाय का संज्ञा के नाम से बंगाल को जाना जाता था, जहाँ पर भी हाथ डालो वहाँ से खजाना निकलने का काम हुआ करता था। महज उस बंगाल को, इतनी बड़ी बंगाल जिसमें आपका बिहार और उड़ीसा के साथ साथ वर्तमान के बांग्लादेश भी इंक्लूडिंग थे, कैसे फर्रुखसियर ने मात्र 3000 रुपया में उनको BEIC को आपका टैक्स मुक्त कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं और कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बंगाल की। सबसे पहले बात किया जाए, जब तक औरंगजेब थे 1707 ईस्वी के कालखंड, जब तक उसकी मृत्यु हुआ, तो उस समय ये जो बंगाल क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंतर्गत में आता था। किसके अंतर्गत? औरंगजेब के अंतर्गत आते थे। जब 1701 ईस्वी की बात है, उन्होंने इस जो बंगाल था इनके अंतर्गत एक सूबेदार की नियुक्ति किया जिनका नाम था आपका मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां। ये नाम था आपका किसका? बंगाल का एक सूबेदार थे। क्या थे वो? सूबेदार थे, जिसको एक प्रकार का दीवान भी बोल सकते हैं, जो बंगाल का जो क्षेत्र था उसको कंट्रोल कर रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद वह मुर्शिद कुली खां एक अच्छे व्यक्तित्व थे, एक अच्छे ज्ञानवान पर्सन थे और इंटरेस्टेड आदमी थे। सबसे पहली बात है, जब फर्रुखसियर का कालखंड आता है औरंगजेब की बात, जब मुगल काल में फर्रुखसियर बादशाह की कालखंड आता है, तो उस समय देखने को आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 3000 रुपये के सालाना टैक्स पर उसको क्या करता है, बंगाल में टैक्स मुक्त, कर मुक्त वहां पर उसको काम करने को दे दिया जाता है। लेकिन किस प्रकार से मुर्शिद कुली खां ने इस व्यवस्था से बचने के लिए बंगाल को अपना स्वतंत्र एक प्रकार का साम्राज्य बनाने का काम किया, चलिए देखते हैं। मुर्शिद कुली खां जो है 1717 ईस्वी में एक बड़ा सा हम बात करेंगे तो काम किया कि सबसे पहले तो यह टैक्स देने का निरंतर काम किया कि हम भाई दिल्ली में बैठे हुए मुगल साम्राज्य के साथ हम टैक्स देते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। और इस प्रकार से देखेंगे कि वह 1717 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया, जो राजधानी है वो ढाका से कहाँ लेके चल गया, मुर्शिदाबाद लेके गया। यही वो मुर्शिदाबाद है जो आपका स्थापना किसने किया, मुर्शिद कुली खां ने किया। कहाँ पर ये मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा नदिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? नदिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जो आपका वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो है ना आपका भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ, भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ। तो मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने किया, मुर्शिद कुली खां ने किया। कब बैठा, तो डबल 17 यानी 1717 में बैठे, 10 साल तक टाइम चला, 1727 तक वहां पर बंगाल में आपको देखने को मिलेगा ये मुर्शिद कुली खां। बड़ा काम सबसे पहले किया, जैसे ही बैठे 2 साल के अंतर्गत 1719 ईस्वी में, कब की बात हो रहा है, 1719 ईस्वी में, इसने क्या किया, उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया। जो उड़ीसा प्रांत था उसको क्या किया, बंगाल में मिला लिया। और सबसे बड़ा काम किया, यही वो मुर्शिद कुली खां है जो क्या है, बंगाल के सबसे पहला स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापना किया। अपने आप को इसने सबसे पहले स्वतंत्र शासक घोषित किया। कहाँ का? बंगाल का। आगे हमने देखा इसने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। वो सबसे बड़ा काम किया, एक लोन प्रोवाइड किया गया कि किसी को भी अगर लोन व्यवस्था चाहिए खेती करने के लिए, तो उस लोन का नाम दिया तकाबी ऋण। आप आसानी से आप लोन प्राप्त करिए और अपना खेती करने के बाद एक इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया। जैसे ठेकेदार प्रथा होता है उसी प्रकार से एक इजारेदारी प्रथा होती है, जिसमें आपका जो टैक्स है ये कलेक्शन करने का काम इस क्षेत्र के आदमी को दे देने का काम किया। ठीक है, तो आपने देखा कि इजारेदारी प्रथा जो है का जनक किसे कहा जाता है, तो मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। यही वो इजारेदारी प्रथा है जो बाद में आप देखिएगा तो 1772 ईस्वी में जो बोरन हेस्टिंग नाम का जो एक व्यक्ति थे आपका आएंगे, उन्होंने भी इसको पुनः शुरू करने का काम किया था बंगाल में। फिर यही वो इजारेदारी प्रथा का ही मॉडिफाइड वर्जन है जो 1793 ईस्वी में आप देखिएगा अस्थायी बंदोबस्त जो होता है लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में किया था। तो इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो आपने देखा कि किस प्रकार मुर्शिद कुली खां ने एक बेहतरीन काम से गुजरता काम चालू किया था। ठीक है, आगे देखेंगे जब वो 1717 से लेके 1727 के बीच में चला। कहां से कहां तक? 1717 से लेके 1727 के बीच में जब वो चला, इस कालखंड में उन्होंने एक पहला परचम दिया कि बंगाल जो है एक अलग प्रांत के रूप में डेवलप हो चुका था। ठीक है,
इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो है आपका सुजाउद्दौला। क्या नाम है? अच्छा, नाम भी ध्यान रखना है, सुजाउद्दौला। जैसे हम लोग का पैर होता है ना, पैर में दो पैर होता है, तो दूसरा नंबर पैर दो होता है, तो दूसरा नंबर की बात हो रहा है। आप पैर में हम लोग शू पहनते हैं, तो शू का मतलब से सुजाउद्दौला आपको ध्यान रखना है। कारण ये है कि अभी सिराजुद्दौला भी आने वाला है, तो अभी पैर की बात हो रहा है, अभी सिर की बात नहीं हो रहा है। तो 2 नंबर में 2 को पैर होता है, वहां पर शू पहनते हैं, इसलिए सुजाउद्दौला ध्यान देना है। 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक इन्होंने रहने का काम किया था। ठीक है, ये कौन था? तो मुर्शिद कुली खां का यह दामाद था। कौन था? मुर्शिद कुली खां जो थे, आप देखे व्यक्ति, उनका यह क्या था? दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। बड़ा काम किया, मेजर काम क्या किया? इस 1733 ईस्वी की बात किया जाए तो 1733 ईस्वी में इसने उड़ीसा तो पहले ही मिल चुका था 1719 में। अब 1733 में हमने क्या किया? बिहार प्रांत को भी मिला दिया। कहां पर? बंगाल में। तो बिहार प्रांत को बंगाल में मिलाने का काम किसने किया? सुजाउद्दौला ने किया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि बिहार को मिलाने के बाद अब ये तो फिर से मुर्शिदाबाद आ जाएंगे ना, तो वहां पर किसी को तो सूबेदार नियुक्त करना पड़ेगा बिहार प्रांत को देखरेख करने के लिए। तो उन्होंने वहां पर कहा दिया अलीवर्दी खां को। ये वो अलीवर्दी खां है, यही वो अलीवर्दी खां है जो एक महत्वाकांक्षी टाइप का व्यक्ति थे। मतलब कि यार, जब सुजाउद्दौला ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रकार के एक महत्वाकांक्षी टाइप के व्यक्ति थे और एक योग्य भी व्यक्ति थे। बिहार एक बिहारी सब पे भारी वाला कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। अलीवर्दी खां आगे क्या करता है। इनको एक अवसर की तलाश थी कि हमको कब अवसर मिलेगा और हमको भी ये सब करने का भार सौंपा जाएगा। वो अवसर आता है जब 1739 ईस्वी में आपका सरफराज को गद्दी पर बैठाया जाता है। जब बंगाल का नया नवाब, बंगाल का जो नया नवाब बनता है सरफराज, ये सरफराज जो था उनकी तुलना में लगता था अलीवर्दी खां को कि भाई इनसे बेहतर तो हम हैं। इस कारण से उसने गिरिया का युद्ध में 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता है सरफराज के साथ और अलीवर्दी खां के साथ। ये दोनों के बीच में सरफराज को अलीवर्दी खां ने बेहतरीन तरीके से उसको हराता है और हराने के बाद फाइनली क्या करता है, जो बंगाल का नवाब है वह अलीवर्दी खां बन जाता है। कब बनता है भाई? 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध में सरफराज को हराने के बाद अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नया नवाब बन जाता है। आइए देखते हैं अब अलीवर्दी के कालखंड में किस प्रकार से बंगाल का ग्रोथ होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो का प्रारंभ में ही बोला था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वही वो कालखंड है अलीवर्दी खां का कालखंड, जो 16 साल तक चला। इस चौथा नंबर का यह शासक बना। कितना नंबर का? चौथा नंबर का। अच्छा चलिए 16 ध्यान रखना, 16 वर्ष तक इन्होंने अपना टाइम पीरियड स्पेंड किया बंगाल में। इस बीच में उसने बड़े बड़े कुछ काम किए जिसके कारण से उस समय जो है ना बंगाल जो है भारत का स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। कहा जाता था बंगाल एक प्रकार की कामधेनु गाय है, आप जहां भी हाथ डालिएगा वहां से आपको कुछ ना कुछ निकलने का काम होगा ही होगा। इसने क्या काम किया? सबसे बड़ी बात किया, इसने 2 करोड़ रुपया दे दिया किसको? डायरेक्ट मुगलों को, और बोला कि ये पैसा, आप बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था उस समय का, ये पैसा आप रखिए, और फाइनली जो है टैक्स बंद करने का काम कर दिया कि भाई अब हम और आपको पैसा नहीं देंगे। बड़ा अमाउंट दिया, मुगल काल भी उधर खुश है, अपना इन्होंने काम करना बेहतरीन रूप से चालू किया। लेकिन इनको बहुत बढ़िया से पता था क्योंकि उस समय हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC और एक था फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, 2 बड़े बड़े यहाँ पर हमारे कंपनियों का बोलबाला हुआ करता था, है ना। साथ में आपको जानते होंगे पुर्तगाल और आपका डच यूनान भी लोग आए हुए थे। तो सारे यूरोपियों की जो तुलना इसने किया है मधुमक्खियों के साथ किया है, और इन्होंने कहा है कि यदि इन्हें ना छेड़ो तो आपको शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो आपको काट काट कर मार डालेगी। यानी इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके पर पता था कि यूरोपीय लोगों का किस प्रकार से वहाँ पर बोलबाला हुआ करता था, आइडिया पता था इनको, इसीलिए उन लोगों बिना छेड़े आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन तभी एक घटना घटित होता है। 1751 ईस्वी में मराठा यहाँ पर अटैक करता है, और मराठों को जो अटैक करा था उस समय जो मराठा सरदार था रघुजी भोसले थे, और उस समय के पेशवा हुआ करते थे बालाजी बाजीराव, है ना। आप लोग ने मूवी देखा होगा बाजीराव मस्तानी, है ना। तो उन्हीं ने जो अटैक किया, अटैक करने के बाद अलीवर्दी खां को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। इसको शांति संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो मराठा है उसको जो उड़ीसा जो क्षेत्र जिन्होंने जीता था, उड़ीसा प्रांत को जो है आपको देना पड़ता है। किसको? मराठों को देना पड़ता है। और जब भी कभी मराठा हुआ करता था, वह क्या करते थे, अपने क्षेत्र से बाहर के जीते हुए क्षेत्र पर एक प्रकार का टैक्स लगाते थे। इसको कहा जाता था चौथ कर, कहा जाता था। चौथ कर जो होता है वह उस हिस्सा को कहा जाता था जो मराठा के बाहरी जीते हुए प्रदेश हुआ करते थे। वहां से वह चौथ मतलब होता है 1/4। चौथ का मतलब होता है 1/4, यानी 4 हिस्सा में 1 हिस्सा आपको मराठा को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र को जीत लिया। तो उन्होंने चौथ कर लगा दिया कहां पर? तो आपका बंगाल में। और 12 लाख रुपया का सालाना टैक्स का इस शांति समझौता में अलीवर्दी खां के साथ समझौता किया गया। इनको मानना पड़ा क्योंकि मराठों ने उसको क्षेत्र को जीत लिया था। इस कारण से आपको पता होना चाहिए ये चौथ और सरदेशमुखी, क्या सरदेशमुखी 2 प्रकार का कर जो है आपका किसके द्वारा चालू किया गया था? तो मराठाओं के द्वारा चालू किया था। वही शिवाजी द ग्रेट का नाम शायद इसको जानते हैं। 1660 ईस्वी में वो शिवाजी ने इन प्रकार के टैक्सों को शुरुआत किया था। किसको? चौथ और सरदेशमुखी, है ना। तो चौथ वो कर होता था जो मराठों के द्वारा लिया जाता था, लेकिन वो क्षेत्र जो
बाहर की हुआ करते थे, यानी मराठा अपना क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को क्या करते थे, वहां से जो टैक्स वसूल करते थे वो चौथ के रूप में करते थे, और वो 1/4 हुआ करता। चौथ मतलब 1/4। लेकिन सरदेशमुखी का मतलब होता था देश का मुखिया। सरदेशमुखी का अर्थ क्या है, देश का मुखिया। यानी मराठा जिस क्षेत्र में हुआ करते थे, मतलब मराठा कहाँ पर, मराठा अपना जितना क्षेत्र उसका हुआ करता था, अपना क्षेत्र के अंतर्गत वह मुखिया माने जाते थे, तो उसका 1/10 भाग के रूप में टैक्स लेता था। तो यानी आपने देखा चौथ और सरदेशमुखी का जो टैक्स है वो मराठों के द्वारा लिया गया टैक्स है। और कैसा टैक्स है मैंने आपको बताया, शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था, आपने देखा। चलिए आगे देखते हैं। जब मराठों ने उनको हराया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक सही तलाश में थी कि हम मौका ढूंढ रहे हैं कि हम अपना जो कोलकाता में फोर्ट विलियम था, कोलकाता में जो उसका फोर्ट विलियम था उसको घेराबंदी करने का काम चालू किया, दुर्गीकृत करने का काम चालू किया। लेकिन उसी समय अलीवर्दी खान ने उनको मना किया और अनुमति देने से बैन करा दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अभी रोक लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये 80 वर्ष की अवस्था में हम इसको क्यों डिस्टर्बेंस करें। कोई बात नहीं है, एक सही समय का हम तलाश देखते हैं, जब इसकी मृत्यु होगी उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद हमारे पास वो अवसर आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि अलीवर्दी खां का कोई भी बच्चा नहीं था, इनके सिर्फ 3 बेटियां ही थी। अलीवर्दी खां के केवल और केवल 3 बेटियां ही थी। वो कौन कौन थी, एक बार जानकारी ले लेते हैं। सबसे बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम, जो बंगाल के आपका ढाका के गवर्नर के साथ शादी हुआ था, वहाँ की वो विधवा थी। दूसरी बेटी थी आपका मेमुना बेगम, जिनका शादी पूर्णिया में हुआ था, उसका बेटा का नाम है शौकत जंग, नाम थोड़ा जरूरी है आगे के लिए। तीसरी बेटी के नाम थी अमीना बेगम, जिनका शादी पटना में हुआ था, और इनकी ही बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ज्ञान यहीं पर शुरू हुआ। जैसे कि सबको पता है कि बड़ा संतान होने से आपको उन्हीं को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, लेकिन अलीवर्दी खान ने कुछ और किया। यही मिस्टेक जो है बंगाल में एक सबसे बड़ा आगे चलकर एक संकट वाला बात हो गया। सिराजुद्दौला देखिए 5 नंबर में आता है, सिराजुद्दौला की बात आता है। अब यहाँ पर है सिर है, क्या है, सिर है। तो हमने 2 नंबर बोला था सुजाउद्दौला, जहाँ पर सु मतलब 2 टांग था। अब यहाँ पर 5 नंबर में कौन है, सिराजुद्दौला है। तो अभी तक हमने 5 को शासक के बारे में जानने का काम किया। 1 नंबर का जो नाम है मुर्शिद कुली खां। 2 नंबर में मैंने क्या देखा, 2 को टांग होता है यानी सुजाउद्दौला, जहाँ पर हम लोग सु का इस्तेमाल करते हैं। 3 नंबर में सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, या सरफराज कभी धोखा नहीं दे सकता है, तो 3 नंबर में सरफराज को हमने देखा। 4 नंबर में मैंने देखा अलीवर्दी खां, जो 16 साल तक चला, जिसके टाइम पीरियड में बंगाल इतने समृद्ध हो चुका था, इसे भारत का स्वर्ग के नाम से जाना जाता था। और 5वां नंबर में हमने देखा सिराजुद्दौला, यही वो 5वां शासक था। काफी इंपॉर्टेंट भूमिका, लेकिन सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे, योग्य शासक थे, योग्य के रूप में इसने काफी चीज देखा, लेकिन इनका सबसे बड़ा शत्रु यहाँ पर खड़ा हो गया। क्यों? रीजन ये था, इसकी बड़ी जो मौसी थी घसीटी बेगम, यही सबसे बड़ा इसका शत्रु बन गया। दूसरा, इनका जो शौकत जंग था, ये शौकत जंग इसका जो मौसी का बेटा था, ये भी इनका शत्रु बन गया, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं और हमारे रहते हुए आपको बंगाल का नवाब बनाया गया है। और तीसरा आपका हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तलाश था एक मौका का, यही मौका सिराजुद्दौला के कालखंड में मिलता है। आगे देखते हैं सिराजुद्दौला सबसे पहले कैसे निपटेगा अपने शौकत जंग के साथ, घसीटी बेगम के साथ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। क्या वह अपना बंगाल का नवाब को बचा कर रख पाएगा? तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली, तो इसने क्या किया, शौकत जंग जो देख रहे हैं, इनके ऊपर सबसे पहला काम किया पूर्णिया में। इसने अक्टूबर 1756 ईस्वी को, कब, अक्टूबर 1756 ईस्वी को एक युद्ध होता है मनिहारी का युद्ध। कब होता है? मनिहारी का युद्ध होता है। इस मनिहारी का युद्ध में अपने मौसी का बेटा शौकत जंग की हत्या करके एक शत्रु को वह मिटाने का काम करता है। पहला, घसीटी बेगम को घसटने का काम करता है और ढाका से लेकर या मुर्शिदाबाद लाने का काम करता है। और इस प्रकार से वो समझाता है कि भाई आप अपना क्षेत्र में रहिए, अपना क्षेत्र के अंतर्गत अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए, हमें और भी बहुत सारा काम करना है। ये घटनाएं आपका चल ही रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मौका मिलता है और कोलकाता जो किला है फोर्ट विलियम, उसकी घेराबंदी का काम शुरू कर देता है। तीसरा शत्रु ने अपना काम करना शुरू कर दिया, कोलकाता फोर्ट विलियम का घेराबंदी का काम शुरू कर दिया। अब इसके पास मजबूरियां आ गया, हमको हर हाल में इसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना बंगाल अपना क्षेत्र अधीन में है और कोलकाता उसको कैसे अपना घेराबंदी कर सकता है, कैसे पूरा अपने को घेराबंदी करके उस क्षेत्र में जाने के लिए रोक लगा सकता है, यानी उसके अंदर जाने के लिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा। अपना ही क्षेत्र में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बड़ा काम कर सकता है? इसको लेकर उन्होंने सबसे पहले जून 1946 को क्या किया, फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद वहां पर उस किले पर बंदी को रोक लगाया और सब इसको क्या किया, कंट्रोल में ले लिया। और यहाँ पर क्या करता है, फाइनली मानिक चंद का नाम का एक व्यक्ति है, उसको इसका क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए देता है और कमबैक होने का काम करता है। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ी जो घटना जो घटित हो जाती है, जिसके कारण से अंग्रेजों को जो तलाश थी वो तलाश उसको देखने को मिलता है। यानी अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। एक जॉर्ज हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति था, क्या नाम मैंने बोला, जेड हॉलवेल, क्या नाम बोला मैंने, जेड हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति था, जेड हॉलवेल। इनका कहना है, क्या कहना है भाई, बड़ा चढ़ाकर एक प्रस्तुति किया गया कि उस फोर्ट विलियम जो फोर्ट विलियम था किला का, उसके अंतर्गत एक 14/18 साइज का एक रूम था। इस रूम में क्या करते हैं वो, 20 जून 1756 ईस्वी को कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने उस रूम में, इतने छोटे से रूम में 146 गो लोगों को घुसा देता है जबरन।
जिसमें आपकी महिलाएं भी हुआ करती थी, छोटे छोटे बाल बच्चे भी थे, उसको जबरन घुसा दिया जाता है और कहते हैं कि उस रूम को लॉक कर देता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण से पूरा रात भर उसके अंतर्गत रख देता है। सुबह उठकर देखता है तो मात्र 23 लोग ही जीवित बचते हैं। इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया इस घटना को जॉन हॉलग्रेन ने। यह घटना को ही काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है, काल कोठरी की त्रासदी के नाम से जाना जाता है, या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। इस घटना को सुनने की देरी थी कि मद्रास में बैठे, कहां पर, मद्रास में बैठा हुआ था कौन, आपका रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में बैठे हुए थे। रॉबर्ट जो क्लाइव थे आपका मद्रास में बैठे हुए थे। ये घटना जब सुना पूरे ब्रिटेन इंग्लैंड में पूरा ये छा गया कि कैसे हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया सिराजुद्दौला के बारे में, कैसे उन्होंने तनिक भी इतना बड़ा मनमानी किया और लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को जिंदा उसने दफनाने का काम किया। इस घटना के कारण से अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्ट अपना बंगाल आता है और एक षड्यंत्र रचने का काम करता है कि क्योंकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 लगभग सेना थी, हाथी घोड़ा तोप सब बहुत ज़्यादा थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में। लेकिन फिर भी क्या वह बंगाल को किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक महाषड्यंत्र रचने का काम करता है। और इस महाषड्यंत्र में सबसे पहले जो इसका मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसका प्रधान सेनापति को अपना कंट्रोल में, उसको किस प्रकार से भविष्य दिखाते हुए कि मैं आने वाले समय में तुमको बंगाल का नवाब बनाऊंगा, एक बड़ा प्रलोभन देता है। बंगाल के धनी व्यापारी उस समय के आमिर चंद को किस प्रकार से अपने कंट्रोल में करता है। एक बड़ा बैंकर उस समय के जगत सेठ, उसको किस प्रकार से उस षड्यंत्र में शामिल करता है। और एक और दीवान उसका जो उसी के अंदर में आपका बंगाल में काम कर रहा था, राय दुर्लभ को भी किस प्रकार अपना कंट्रोल में लेता है और इतनी बड़ी 50,000 की सेनाओं को महज 3,000 की सेनाओं के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला को, जिसे बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था, इतने बड़े नवाब को, इतने पावरफुल इंसान को, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर पाएगी? क्या सिराजुद्दौला का सिर जिंदा रह पाएगा? क्या बंगाल को सिराजुद्दौला बचा पाएगा? क्या नवाब के रूप में बंगाल में पूरा निरंतर बना हुआ रह पाएगा? क्या होगा 1757 को? आइए जानकारी के लिए देखेंगे इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।